वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और मैं लेके क्या आई हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। उसी में हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां पे? इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम क्या है, मैग्नेट्स ब्रेन, जहां पे आपको कंटेंट किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक मिलता है पूरा फ्री में। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं अपने डायरेक्ट टॉपिक पे। तो देखो जरा, अगर तुमको याद होगा हमने पहले वाली सीरीज में मैं बता रही थी कि कल्चर करते हैं बैक्टीरिया को। तो ये जो प्लेट दिख रही है ना, बहुत बढ़िया है, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा पर मैं बता देती हूँ कि ऐसा दिखता है। तो ये क्या है, पेट्री प्लेट। उसमें जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो है मीडियम, और उसमें ये जो ऐसा कुछ उगा हुआ दिख रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच टेक्निक इज रूटीनली यूज्ड इन HIV डिटेक्शन? ये तो तुमने याद किया था, HIV का फुल फॉर्म। सबसे पहले उसको छोड़ो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बहुत बढ़िया। तो कैसे पता करोगे ये वायरस कैसा है मैम? याद करो, पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 में। ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस मतलब क्या मैम? अपना डीएनए होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेता है। बिल्कुल सही। तो अगर मैंने अपने डीएनए को, होस्ट के डीएनए को एम्पलीफाई किया और उसमें मेरे को रेट्रो वायरस का डीएनए मिलने लगा, मतलब इन्फेक्शन हो चुका है। तो क्या करूंगी? मेरे को एम्पलीफाई करना पड़ेगा। एम्पलीफाई करना पड़ेगा मतलब मैं कौन सी टेक्निक का यूज करूंगी? जल्दी बताओ। PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बोलोगे मैम डीएनए सीक्वेंसिंग किस चीज के लिए यूज करोगे? अरे डीएनए सीक्वेंसिंग मतलब जैसे अभी तुमने सुना होगा मानव प्रोजेक्ट है ना, जिसमें ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। हम पूरा ह्यूमन का डीएनए उठा के खोल रहे हैं कि भैया एक बेस पेयर के बाद कौन सा लिखा है, A लिखा है, T लिखा है, G लिखा है, C लिखा है, फिर क्या लिखा है। तो यार, और हर चीज कौन से जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कौन करता है? एक मशीन होती है जिसका नाम क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसर। इतनी बड़ी मशीन होती है, ठीक है, एक्चुअली इतनी बड़ी रहती है। और क्या वो एक सॉफ्टवेयर के साथ चलती है। वो क्या करती है एक्चुअली, ATGC पूरा वो रीड करके अलाइन करके बताती है कि भैया ये सारे कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर डीएनए में। आप याद करो मैम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी पढ़ा हुआ है तुमने, याद करो जल्दी। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डीएनए है कि नहीं। आइडेंटिफाई करना है मैम मतलब, अरे डीएनए लिया तुमने, उसमें बहुत सारे कट लगा दिए, अब डीएनए के क्या हो गए, छोटे 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 फ्रेगमेंट्स हो गए। कोई फ्रेगमेंट बहुत बड़ा है, कोई फ्रेगमेंट छोटा है। तो जो बड़ा वाला फ्रेगमेंट वो धीरे धीरे चलेगा, जो छोटा वाला फ्रेगमेंट है वो फटाक से दूर जाएगा। याद करो, सब पढ़ रखा है। तो ये किसकी मदद से करते हो? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। में जेल किसका होता है? अगारोस जेल का। कहां से ऑब्टेन होता है? सीवीड का। सुन लो, ये जो मैं इस टाइप का बोल रही हूँ ना, बोलोगे मैम ये तो क्वेश्चन नहीं है। हाँ नहीं है, क्वेश्चन तो पीसीआर पे था, पर ये जो पूछ रही हूँ वही क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद बोलोगे मैम ये GAC क्या है? अरे ये तो वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो एसोसिएशन, जो क्या कमिटी जो अलाउ करता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट होना है, कौन सा नहीं होना है, ये एथिकली सही है कि नहीं। याद करो, बायोएथिक्स भी टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, fruit softening is promoted by polygalacturonase which degrades। अब बताओ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि ऐसा एंजाइम जो यूज किया जा रहा है। अब बोलोगे मैम एंजाइम का नाम कैसे पता चला? अरे वापस देखो, एज लगा है। एज लगा है मतलब क्या? वो पक्का एंजाइम है। अब जो उसके सामने लगा है वो उसका क्या कर रहा है? डिग्रेडेशन। यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो फ्रूट सॉफ्टनिंग होती है या फ्रूट राइपनिंग जल्दी कर देते हैं। फ्रूट राइपनिंग मतलब क्या? कि फ्रूट जल्दी पक गया। पक गया कैसे पता चला तुमको? अगर मैंने किसी लेमैन इंसान को पूछ लिया कि हाँ ये फ्रूट पक गया है, तो बोलोगे मैम खुशबू से। अरे खुशबू नहीं, अब बताओ। तो बोलोगे मैम छू के। अगर वो चीज सॉफ्ट है मतलब पक गई है, राइप हो गई है मतलब वो सॉफ्ट हो गई है। क्या सॉफ्ट हुआ है उसका? मिडिल लैमेला। अब ये मिडिल लैमेला बोलोगे मैम यहाँ तो कहीं नहीं पढ़ा। हाँ नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि 11th में पढ़ा था मॉर्फोलॉजी के अंडर। तो ठीक है, चलो वहां पे सॉफ्ट हो गया है। अब सॉफ्ट हो गया मतलब बताओ मिडिल लैमेला किसका बना था? कौन से केमिकल का? पेक्टिन का। तो अगर पेक्टिन उसका डिग्रेड होने लगा है मतलब वो क्या बन जाएगा? सॉफ्ट बन जाएगा। तो देखो यही तो पूछ रहे हैं वो कि जो ये एंजाइम है वो किसको डिग्रेड कर रहा है। तो आंसर आएगा तुम्हारा पेक्टिन। ठीक है, अब बोलोगे मैम लिपिड, सेलुलोज और प्रोटीन का क्या?
सेलुलोज बताओ कहाँ होता है, प्लांट सेल की सेल वॉल का बना रहता है। लिपिड और प्रोटीन की तो भैया सेल मेम्ब्रेन ही होती है, पर यहाँ पे वो स्पेसिफिकली किसका पूछ रहे हैं कि फ्रूट सॉफ्ट क्यों हो गया, क्योंकि उसका पेक्टिन क्या हो गया, डीनेचर हो गया, डिग्रेड हो गया, बस। तो बोलोगे मैम इसका मतलब अगर कोई फ्रूट की शेल्फ लाइफ लंबी है, करेक्ट, सही सोच रहे हो कि अगर किसी फ्रूट की शेल्फ लाइफ लंबी है मतलब हमने उसमें क्या इनएक्टिव कर दिया, ये वाला एंजाइम जो क्या करेगा, पेक्टिन को डिग्रेड ही नहीं करेगा, तो वो फ्रूट पक तो जाएगा बट कड़क रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, The cutting out of separated bands of DNA from the agarose gel is called, तो अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या बोलोगे उसको, इल्यूजन। मतलब हमने क्या इल्यूजन कर रहे हो, है ना, तुम्हारा डीएनए दिख गया, हाँ बोला अरे ये तो काम का डीएनए, याद करो ये होता है तुम्हारा अगरोस जेल, यहाँ पे क्या डले रहते हैं, वेल्स डले रहते हैं। वेल्स क्यों रहते हैं, ये जल्दी याद करो, जो भी हमारे फ्रेगमेंट है डीएनए का पार्ट, सैंपल हम यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं मैम, अरे उसके बाद क्या करोगे, प्रिंसिपल लगाओगे अगरोस जेल का। क्या है प्रिंसिपल, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, क्यों होता है जल्दी बताओ, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। ठीक है मैम, ये याद आ गया। तो नेगेटिव वाला अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब क्या, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे तुम, एनोड लगाओगे, याद आया कुछ। अब एनोड लगा के यहाँ क्या रहेगा, कैथोड रहेगा, उसमें क्या रहेगा, विजुअलाइजिंग डाई मिक्स रहेगा, नाम बताओ जल्दी, इथिडियम ब्रोमाइड, किसके अंदर विजुअलाइज करोगे, यूवी रेडिएशन के अंदर। ठीक है मैम, ये सब याद आ गया। अब क्या होगा, जो एगरोस जेल है वो साइज के अकॉर्डिंग, वो डीएनए अगर ज्यादा वेट का है या ज्यादा थिक है तो वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करेगा, जो पतले पतले स्ट्रैंड्स हैं वो दूर दूर तक ट्रैवल करेंगे। और उसी के पैरेलल हम क्या मेजरमेंट, क्योंकि हमको पता तो होना चाहिए कि भैया हमको डीएनए कितने साइज का चाहिए, हम किसी एक वेल में क्या लगाएंगे, लैडर लगाएंगे। लैडर मतलब स्टैंडर्ड, जैसे अपन नहीं बोलते कि कोई एक्सपेरिमेंट करते तो एक स्टैंडर्ड सेट करते फिर हम उसके साथ कंपेयर करते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमारा स्टैंडर्ड रहता है ना, जिसके साथ हमें कंपेयर करना है कि ये वाला कितने वेट का डीएनए, तो उसके लिए हम लैडर यूज करते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, बस जो तुमको बैंड चाहिए था तुम मैच करके देखोगे, ये इतने बेस पेयर का है तो यही तो चाहिए मेरे को, बाकी तो सब कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या करोगे, इसको स्कूप आउट करोगे। अब आइसक्रीम नहीं कि ऐसे स्कूप आउट होगा, पर उसको क्या बोलेंगे, इल्यूशन। ठीक है, इल्यूशन। ठीक है, अब बोलोगे मैम पॉलीमराइजेशन, अरे पॉलीमराइजेशन मतलब जल्दी बताओ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर डीएनए पॉलीमरेज जहां पे अपना एक्शन दिखा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। जो कहाँ दिखा सकता है, देखो ये एकदम इन जनरल टर्म चल रहा है, अगर उसके सामने लिख दिया डीएनए पॉलीमराइजेशन मतलब वो पक्का पॉलीमरेज कैसा है, डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो डीएनए से, अगर मैंने फुल फॉर्म बोला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब वो डीएनए का यूज करके डीएनए बना रहा है। अगर मैंने बोला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब वो डीएनए यूज करके आरएनए बना रहा है। ये बेसिकली क्या हुआ, एक पॉलीमर जो अपना एक्शन दिखा रहा है उसको बोला हमने पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यही तो है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पर उसमें जो एक मेथड है उसको हम उसके बारे में पूछा जा रहा है। आखिरी एनेलिंग, याद करो एनेलिंग कहाँ पढ़ा था, अरे बाबा भूल गए क्या, पीसीआर में पढ़ा था। तो पीसीआर की पहली स्टेप क्या थी, डीनेचुरेशन। मैम जल्दी बताओ कितने टेम्परेचर पे करते थे, 92 95। इतना टेम्परेचर अगर कोई पॉलीमरेज झेल सकता है, उस पॉलीमरेज का नाम बताओ, टैक पॉलीमरेज कहां से ऑब्टेन किया गया था, थर्मस एक्वाटिकस से। ठीक है, सेकंड वाले का नाम बताओ, सेकंड स्टेप का नाम बताओ। फिर आता है तुम्हारा क्या, एनीलिंग। एनीलिंग में क्या हो रहा था, यही जो तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था अलग अलग हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड, उसमें क्या जुड़ा, प्राइमर जुड़ा। कौन आया ऊपर से, टैक पॉलीमरेज आया, उसने बोला यहाँ पे लिखा है ए तो मुझे इसके अगेंस्ट क्या लगाना पड़ेगा, टी। तो ये कहां से निकाला, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से। यही तो थी सारी स्टेप, उसके बाद यही चीज होती रही तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। कुछ याद आया क्या, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कटिंग आउट ऑफ, अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर सैवर टोमेटो, अब बोलोगे मैम ये टोमेटो तो हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है, नाम नहीं पढ़ा है उसको, तुमने रिकॉम्बिनेंट टोमेटो करके पढ़ा हुआ है, तो उसी का नाम क्या है, फ्लावर सैवर टोमेटो। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ठीक है, फ्लावर सैवर टोमेटो, द सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए हाइब्रिडाइज, द टेक्निक इज यूज्ड इज कॉल्ड। अब देखोगे, अब बोलोगे मैम जब एनसीईआरटी में ये नाम नहीं लिखा है तो हम कैसे याद रखें, कोई बात नहीं, वापस
ट्रिक का यूज करना है। कौन सी ट्रिक? पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। अब बोलोगे मैम इतना तो समझ में आ गया, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? आउट ऑफ कोर्स है? नहीं, आउट ऑफ कोर्स नहीं, उन्होंने हिंट दी है सॉल्व करने के लिए। देखो कैसे, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए हाइब्रिडाइज। बताओ ये कहाँ पढ़ा हुआ है तुमने? सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ऐसा कहीं कोई टेक्निक में तुमने पढ़ा है? बोले कि हाँ मैम। कौन सी? आरएनए इंटरफेरेंस, जहां पे क्या करते थे? याद करो, तुम्हारे प्लांट के अंदर हमने क्या बना के रख दिया? डायरेक्ट आरएनए ही बना के रख दिया। अब जो भी उसके अंदर उसको कीड़ा खाने आएगा, अभी चिड़िया ज्यादा दिख रही है, जान दो, चिड़िया नहीं है, अपन को कीड़ा बनाना था। तो ये जो प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर जो भी, अब लग रहा है ना कीड़ा, चलो ठीक है, जो भी कीड़ा खाने आएगा, जो भी पेस्ट खाने आएगा, उसके जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो ट्रांसलेशन होने जा रहा है, ट्रांसलेशन होता कैसे है? क्योंकि एमआरएनए बनता है, वापस सेल आया, न्यूक्लियस आया, बाहर ये एमआरएनए घूम रहा है, बोल रहा है अब मैं कभी भी ट्रांसलेट होने को तैयार हूं। पर प्लांट ने बोला तुमने मेरे को खाया, भुगतान करोगे। कैसे भुगतान करोगे? मेरे अंदर क्या रखा हुआ है? पहले से बना हुआ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए किसको जाके अटैच कर जाएगा, फिर तोड़ देगा तुम्हारे इसी आरएनए को, एमआरएनए को, जो तुम्हें बेसिक सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट, जो सेल मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है, उसके बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बस कीड़े ने जैसे ही खाया, यहां से निकला क्या? तुम्हारा सेंस और एंटी सेंस एमआरएनए कहां जाके अटैच हो गया? इस इंसेक्ट के सेल के न्यूक्लियस के बाहर जो एमआरएनए अभी ताजा ताजा निकला है उसके साथ बन गया है ना, उसको डिग्रेड कर दिया। और कौन सी प्रोसेस नहीं होने दी? ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं बना। प्रोटीन वो इंपॉर्टेंट था उस सेल को जिंदा रखने के लिए, सेल मर गया। ऐसा एक सेल तो नहीं मरा, सारे सेल मरने लगे। अल्टीमेटली प्राण की भी क्या हो गई? नहीं, ऐसा नहीं बनाते ना, क्या बनाते हैं? ऐसे ऐसे मौत हो गई बेचारा, ठीक है जान दो, मेरे को मौत हो गई नहीं याद आ रहा कैसे बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब तो इसी को हम क्या बोलेंगे? यही जो सारी टेक्निक है वो किसके अंडर आती है? क्योंकि एक आरएनए ने क्या किया? इस आरएनए के साथ उंगली कर दी है ना, इंटरफेयर कर दिया, तो इंटरफेरेंस। तो इसी को क्या बोला? आरएनए। अब बोलोगे देखो, अब तुम्हें भले फ्लावर सैवर टोमेटो के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, पर तुमने ये तो पढ़ा है ना, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए हाइब्रिडाइज टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको भाई? आरएनए। यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बस जो आता है उतने वर्ड पकड़ो और अपना लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड्स में अब आने शुरू हो चुके हैं, और भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो इन्हीं का भरा है। ठीक है, चलो तो अब पॉली एडनाइलेशन, आरएनए स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, अगर याद होगा ये सब कुछ तुम टर्म 1 में पढ़ चुके हो, जिसको ऊपर वाले को पॉली ए टेल भी बोलते थे, है ना। तो ये सब कुछ तुम ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो बचा, अब देखो ये भी दूसरा तरीका है लॉजिक लगाने का कि मैम ये तो सब कुछ हम टर्म 1 में पढ़ चुके हैं, तो टर्म 2 में तो अभी टर्म 2 का आएगा, तो ये आरएनए। पर ये वाला लॉजिक मत यूज करो। ज्यादा करेक्ट लॉजिक है कि वर्ड्स को पकड़ो और उस टेक्निक से रिलेटेड जो वर्ड्स तुमको मैच करते समझ में आ रहे, भले तुमको इसका मीनिंग नहीं पता, पर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्राइजीन, अरे बहुत बढ़िया, ये तो हमको आता है। जल्दी बताओ क्राइजीन कहा था? मत देखो कुछ भी, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो उसमें। ठीक है, क्राई कैसा जीन था? एक प्रोटीन था, एक जीन था जो क्या करता था, वो जाके जो इंसेक्ट की गट है उसमें जाके अटैच हो जाता था, पोर क्रिएट कर देता था, सेल स्वेल हो जाता था, बस्ट हो जाता था। याद आ गया? बहुत बढ़िया। ये बताओ मेरे को, तो क्राई जो जीन है वो किससे निकाला गया था? एक बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम बताओ। मैम बीटी का ही तो फुल फॉर्म है वो, बताओ जल्दी। बैसिलस थूरिनजेनेसिस। चलो इतना पूरा याद आ गया। अच्छा, एक्टिवेट किस वजह से होता था? क्योंकि उसका अल्कलाइन मीडियम रहता था गट में। सिर्फ मैंने क्राइजीन पढ़ा, सारी चीजें याद हो गई। अब देखते हैं, कैन बी ट्रांसफर एज दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इन। अच्छा, अब ये पूछ रहे कि बैक्टीरिया से कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो एक बात बताओ, बैक्टीरिया से अगर तुमको कोई चीज ट्रांसफर करनी है, मतलब तुमको वेक्टर का यूज करना पड़ेगा,
और वेक्टर का दूसरा नाम क्या हुआ? प्लाज्मिड। तो वही तो क्वेश्चन है। तो देखो अब ऐसा लगेगा मैम यहाँ पे तो मेम्ब्रेन होना चाहिए ना। अरे बाबा मेम्ब्रेन क्यों नहीं होगा? समझो बात को। हमने वो बीटी कॉटन, हम पेड़ के अंदर हम वो पर्टिकुलर जीन निकाल के इस पेड़ में लेके आ रहे हैं, तो हम अब वो निकल भी अनफॉर्चुनेटली एक बैक्टीरिया से रहा है, पर निकाल के वापस वही चीज टेस्ट करेंगे, प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। अब इन्फेक्ट यहाँ पे तुम इकोलाई को करते थे रेगुलर में, पर याद करो मैंने अभी बताया, अभी नहीं जब क्लास पढ़ा रही थी तब बताया था कि जब हमको किसी प्लांट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली चीज इंट्रोड्यूस करनी होती है तो हम या तो रेट्रोवायरस का यूज करते हैं या तो फिर हम डायरेक्ट प्लाज्मिड का यूज करके माइक्रो इंजेक्शन या फिर ज्यादा करेक्ट लेता बायोलिस्टिक या जीन गन का यूज करते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा है? तो ये सब कहाँ यूज करें? डायरेक्ट तुम प्लाज्मिड तो डाल रहे हो कि ताकि वो रेप्लिकेट करे, मल्टीप्लिकेट करे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीड ऑफ गोल्डन राइस आर येलो इन कलर बिकॉज, ये तो हमने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एक ही विटामिन है जिसके बारे में पढ़ा गया था, किसके बारे में? प्रो विटामिन ए इज प्रोड्यूस इन द एंटायर ग्रेन, विटामिन ए में रिच। इसी का एक एग्जांपल तुमको याद करो, तुमने पढ़ा था बासमती राइस में भी क्या रहता है? गोल्डन राइस, दोनों वही एक ही जगह पढ़े थे, है ना? तो गोल्डन राइस के बारे में पढ़ा था जिसमें क्या रहता है? विटामिन ए न्यूट्रिएंट एडेड रहता है। चलो अगले इस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बायो वेपन। अब ये तो भैया ये तो अभी करंट आ गया, क्योंकि अगर याद होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस, वो भी एक टाइप का बायो वेपन ही है। तो बायो वेपन तो भैया बहुत पुराना स्ट्रैटेजी है, ओसामा बिन लादेन के टाइम से यूज होते आ रहा है। और अब तो खैर अब जो अगली वाली अब जितनी भी वॉर्स होंगी ना, वो सारी बायो वेपन का यूज करके होंगी। क्यों? क्योंकि खुद सोचो उससे देश की इकोनॉमी तबाह हो जाती है। नॉर्मल जब लड़ाई होती है तो सिर्फ बाउंड्री पे हो रही है ना, वहां पे आर्मी इन्वॉल्व है, हाँ इकोनॉमी उसमें भी जाती है। पर इस केस में बायो वेपन के केस में आप इन्फेक्ट भी हो रहे हो और आपको दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ाई है। चलो, और आर कन्वेंशनली यूज बाय टेररिस्ट एज दे आर। अभी मैंने बोला एक तो चीज सिर्फ एक वायरस बनाना है और बस छोड़ देना है, बाकी तो वो खुद ही काम अपना निपटा देगा। तो एक तो चीज दिख नहीं रही, जो दिख नहीं रही उससे लड़ना है, और फिर उसके बाद उसका स्प्रेडिंग रेट भी ज्यादा है, ठीक है, और सिर्फ एक बार बस वो सिंथेसाइज करने के लिए पूरी मेहनत है। अब बोलोगे मैम आप तो इंस्पायर कर रहे हो बायो वेपन बनाने के लिए। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, अगर तुम लोगों ने मूवी देखी होगी रेसिडेंट ईविल, है ना, टी वायरस उसमें बनाया था, तो वो भी तो लैब में इतना सही बना था, रिजल्ट क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड में सारे लोग कैसे बन गए? ज़ॉम्बीज बन गए। तो सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ बनाने के लिए चाहिए, और फिर वो तो दिखता भी नहीं था वायरस। सेम ऐसे कोरोना वायरस दिखता है क्या तुमको? नहीं ना। तो क्यों कन्वेंशनली यूज होता है? क्योंकि वो क्या है? इनविजिबल एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। वो सोचो अभी तक इतने सारी चीजें हो रही हैं, अभी भी एसिम्प्टोमेटिक है। फिर जब एसिम्प्टोमेटिक है तुमको समझ में नहीं आता कि सिम्टम है, पर वो अंदर के अंदर बीमार चल रहा है। फिर बहुत बार जब सेकेंड वेव आई थी तब भी तुम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि निमोनिया है, पर जब और टेस्ट लगाए गए तब पता चला अरे इसने तो अपना पैटर्न ही बदल लिया है, तब पता चला ये तो कोरोना वायरस है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, name a molecular diagnostic technique to detect the presence of pathogen in its early stage of infection। देखो एक ही क्वेश्चन को घुमा के दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है कि ऐसी मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक बताओ। सपोज करो तुमको कुछ नहीं याद आ रहा, पर तुमने ये वर्ड तो पढ़ा है, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक। बताओ कौन कौन सी टेक्निक पढ़ी तुमने? पहले पीसीआर पढ़ा था, एलाइजा भी पढ़ा हुआ है, तो तुमको याद आया हमने ये दो डिटेक्शन टेक्निक पढ़ी हुई है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, अर्ली स्टेज में, तो याद करो हमने क्या पढ़ा था? पीसीआर का यूज कर लो। क्यों? वापस पीसीआर क्या कर रहा है? डीएनए को एम्पलीफाई कर रहा है। तो अगर इतना सा भी वायरस का डीएनए होस्ट के सेल में है तो क्या हो जाएगा? डिटेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने भले वो ह्यूमन का डीएनए इतना से लिया है, उसका एम्पलीफिकेशन कर दिया है, और अगर हमें अच्छे अमाउंट में वो दिख रहा है कि हाँ ये तो भैया किसी और का डीएनए आके रखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? इन्फेक्शन हो चुका है। याद करो कोरोना डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर रहे थे? आरटीपीसीआर। तो था तो वही ना, पीसीआर ही था ना, तो वही तो पूछ रहे हैं। तो पीसीआर स्टैंड्स फॉर व्हाट? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू एम्पलीफाई अ सिंगल कॉपी और अ फ्यू कॉपीज ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए अक्रॉस सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जनरेटिंग 1000 to million ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। अब याद रखो यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस उस होस्ट का मतलब नहीं है,
हमको होस्ट के अंदर जो इनकॉर्पोरेट किया गया है किसी वायरस का, उस डीएनए से मतलब है। नहीं तो बोलोगे मैम हमने एम्पलीफाई कर दिया, बहुत बढ़िया, इंसान का डीएनए इतना सारा मिलने लगा। अरे तुमको इंसान का डीएनए थोड़ा डिटेक्ट करना है, तुमको तो किसी बीमारी का पता लगाना है। बीमारी क्यों हो रही? क्योंकि कोई पैथोजन होगा। अब वायरस के केस में वो क्या करता है, अपना ही डीएनए उठा के होस्ट की मशीनरी में डाल देता है। मतलब अगर तुम्हारे पीसीआर लगने के बाद तुमको दिख रहा है कि इतना परसेंटेज तुम्हारा जो वायरस का डीएनए डिटेक्ट हो रहा है, मतलब तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। A multinational company outside India tried to sell new variety of turmeric without proper patent right. What is such an act referred to? इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्टली पूछा गया है सेक्शन ए में, क्योंकि मैंने बताया था ज्यादा उसकी मार्किंग स्कीम में नहीं जाता। ये 2 मार्क्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम, 2 मार्क्स भी ज्यादा बोल रही हूँ, ठीक है, 2 मार्क्स या 2.5 बस इतना ही जाता है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी आउटसाइड इंडिया ट्राई टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ टर्मरिक। याद करो, हम यहाँ क्वेश्चन में टर्मरिक पूछ रहे हैं। तुम्हारी बुक में तुमने कौन कौन से पढ़ा हुआ है? बासमती राइस, और एक और कौन सा पढ़ा हुआ है? नीम का पढ़ा हुआ है, तुलसी का पढ़ा हुआ है। याद करो, हमने वापस सारे पेटेंट्स वापस छीने थे, उसमें मैंने टर्मरिक का भी मेंशन किया था। तो वही चीज पूछ रहे हैं कि है किसी दूसरे कंट्री की, पर कोई दूसरी कंट्री आ गई, उसने बोला नहीं अब हम अपना नाम पे पेटेंट कराएंगे, और अगर ये प्रोडक्ट या इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंट्री बेचेगी तो उस कंट्री को हमको पैसा देना पड़ेगा। पर ये तो गलत है ना, है तो नॉलेज किसी दूसरी कंट्री का। जनरली दूसरी कंट्री कैसे निकलती है? डेवलपिंग कंट्री, जिनका ये नॉलेज कैसे रहता है, कहीं लिखा नहीं रहता, पर इंडिजिनस नॉलेज रहता है, नेटिव नॉलेज रहता है। तो अगर किसी दूसरी कंट्री ने इसका चीज चोरी की, किसी दूसरे कंट्री की कंपनी ने, कोई कंट्री नहीं करती, कंपनी करती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बायो, क्योंकि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, और चोरी कर ली तो पायरेसी। Biopiracy is a practice of commercially exploiting naturally occurring biochemical or genetic material. तो पता ही है, especially by obtaining patent that restrict its future use while failing to pay fair compensation to the community from which it ओरिजिनेट। तो बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय बायोपायरेसी या फिर बायो पेटेंटिंग या पेटेंट, ठीक है। तो उस केस में अपन को आंसर लिख के आना है, वापस 2 मार्क्स में जाएगा, सेक्शन ए का ही क्वेश्चन है ये, उससे ज्यादा कहीं और ही तुमको दिखेगा नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? जीएमओ। भैया इसको स्टार मार्क कर लो। क्यों? वापस सीबीएसई वालों को कुछ अलग प्रेम है इस क्वेश्चन से, इसी को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से पूछते बताओ जीएमओ क्या है, कभी पूछते जीएमओ का फुल फॉर्म बताओ क्या है, फिर कोई दूसरा एब्रिविएशन भी डाल देंगे। अगर जीएमओ का ऐसा नहीं पूछेंगे फुल फॉर्म, तो पूछेंगे बताओ व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस फॉर यूजिंग जीएमओ। मतलब जीएमओ से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं, या तो सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, या सेक्शन सी में, कहीं ना कहीं तो दिखा ही रहेगा, कहीं ना कहीं फॉर्म में रहेगा। और अगर डायरेक्ट नहीं पूछ रहे जीएमओ, तो फिर ऐसे पूछेंगे वो कि बताओ बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट एंड व्हाई दे आर यूज्ड। मतलब कहानी तो वही ना, पूछना तो वही चाहते हो, ऐसा पूछो डायरेक्ट या गोल घुमा के पूछो। तो चलो देखते हैं क्या आंसर है। When a gene from other organism is purposely moved to improve, देखो जीन लिया किससे? दूसरे ऑर्गेनिज्म से। किस में डाला? दूसरे ऑर्गेनिज्म में। क्यों? क्योंकि क्या करना है? इम्प्रूव करना है या चेंज करना है दैट ऑर्गेनिज्म इन लेबोरेटरी। द रिजल्ट इज व्हाट? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन। तो देखो अब यहां से एक और क्वेश्चन हुआ, वो क्या बोलेंगे? गिव एन एग्जांपल of transgenic organism and what are its property or why transgenic organism are much better or what is the main purpose, what are the advantage। तो वापस घबराना नहीं है, ट्रांसजेनिक मतलब जीएमओ ही पूछ रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। There are different way of moving gene to produce desirable traits। पता ही है हमको, इतने सारी टेक्निक्स पढ़ी। Both plant and animal, one of the more traditional way is through selective breeding। For example, a plant with a desired trait is chosen and breed to produce more plant with a desired trait। मतलब हमने एक क्रॉप उठा लिया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, बस अब इसी की लाइन आगे 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 कंटिन्यू रखनी है। या फिर नॉर्मल तरीके से हमने एक प्लांट उठाया, हमको लगा यार इसकी ये क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, दूसरा प्लांट उठाया इसकी ये क्वालिटी बेहतरीन है, चलो इसको क्या करते हैं? ब्रीडिंग करवाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्टिव ब्रीडिंग वाला वर्ड, ठीक है। चलो अब
Question number 11. Explain why BT cotton flower undergo pollination but butterfly and bees in spite of being insect pest resistant. अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो. कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है. बोलोगे मैम समझ में ही नहीं आ रहा, पूछ क्या रहे. कोई बात नहीं, तोड़ तोड़ के समझते हैं, ठीक है. तो भैया इसको मार्क कर लो पहले तो बहुत सारे स्टार. एक दो स्टार से तो काम नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. वो पूछ रहे हैं कि बटरफ्लाई और जो तुम्हारा बीज है वो पॉलिनेशन करवाते हैं. करेक्ट मैम, दोनों क्या है? इंसेक्ट्स. पर फिर बताओ बीटी कॉटन में जब ये लोग बैठ के पॉलिनेशन करा रहे हैं बटरफ्लाई और बीज, तो इनको कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारा प्रोटीन है, जल्दी बताओ कौन सा प्रोटीन है? क्राई प्रोटीन. ये क्या करता है? वापस पेस्ट के अंदर जाके क्या कर लेता है? उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या कर देता है? पोर क्रिएट कर देता है, स्वेल कर लेता है, बस्ट कर लेता है. तो देखो आंसर इसी में छुपा हुआ है. क्या बटरफ्लाईज और बीज पेस्ट हैं? नहीं. तो ये जितना भी हमने बीटी कॉटन या क्राई प्रोटीन बनाया है या जो एक्सट्रैक्ट किया है क्राइजीन, वो कैसे स्पेसिफिक है? पेस्ट स्पेसिफिक है. वो उन ऑर्गेनिज्म को या उन एनिमल को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा जो पेस्ट है ही नहीं. तो क्या बटरफ्लाई पेस्ट है? नहीं, वो तो भैया पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स है. चलो देखते हैं आंसर. बीटी कॉटन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस अ टॉक्सिन. जल्दी बताओ नाम क्या है टॉक्सिन का? क्राई प्रोटीन से जो क्राई टॉक्सिन है, विच किल्स पेस्ट अगेन विच ईट द प्लांट एंड कॉजेज डैमेज. अब ना बटरफ्लाई खाती है प्लांट को, वो तो सिर्फ नेक्टर पीती है. और सेम गोज फॉर बीज. Bees and butterfly only age for nectar in flower and do not eat any part of the plant, so they do not die. But obvious, समझो तो सही, जो पेस्ट कह रहे थे वो प्लांट के टिश्यू, प्लांट के सेल को खाते हैं. यहाँ पे उन्होंने क्या किया? सिर्फ नेक्टर पी रहे हैं. और फ्लावर तो खुद ऑफर करता है कि आके यहाँ नेक्टर पी लो. तो पीने के लिए कोई किसी टिश्यू का पियर्सिंग नहीं होना पड़ता है ना, मतलब कोई टिश्यू या सेल डैमेज नहीं हो रहा. जब सेल ही डैमेज नहीं हो रहा है तो वो प्रोटीन कैसे जाएगा या वो जीन कैसे ट्रांसफर होगा उस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के अंदर? आई बात समझ? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट? गिव सम एग्जांपल. देखो वही चीज गोल गोल करके, या तो ट्रांसजेनिक बोलेंगे या तो जीएमओ बोलेंगे, आंसर तो वही आने वाला है. ट्रांसजेनिक प्लांट आर दैट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड, अ ब्रीडिंग अप्रोच दैट यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक. तो इसमें अंडरलाइन करने जैसा क्या है? जेनेटिक इंजीनियर, डीएनए टेक्निक. याद करो ये जो मैं कुछ भी अंडरलाइन कर रही हूँ ना, सबके सब क्या है? की वर्ड्स हैं, ठीक है. टू क्रिएट प्लांट विथ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. अब बताओ जल्दी, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमको वो क्रॉप जो है नॉर्मल क्रॉप से बेहतरीन बना रहा है. हो सकता है हमको पेस्ट रेजिस्टेंट चाहिए, हमको जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट या जो सिचुएशन एक्सट्रीम टॉलरेंस लेवल चाहिए कि अगर बाढ़ आ गई तो भी ये प्लांट को कुछ ना हो, सूखा पड़ गया तो भी ये प्लांट को कुछ ना हो, पेस्ट लग गए तो भी इस प्लांट को कुछ ना हो. फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी है. जैसे जल्दी याद करो, अभी किसके बारे में बताया था? गोल्डन राइस. कौन सा न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी इंक्रीज है? विटामिन ए की. ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं. दे आर आइडेंटिफाइड एज अ क्लास ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ. मैं सब कुछ भी बोल दो. बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, फ्लावर सैवर टोमेटो. जल्दी बताओ. अभी पढ़ा. फ्लावर टोमेटो में कौन सी टेक्निक है? नहीं याद आ रहा? RNAi. याद करो, RNAi हमेशा स्मॉल ही लिखना, ठीक है. चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ इज ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट मेड रेजिस्टेंट टू नेमेटोड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो. या तो कभी वो डायरेक्टली RNAi पे बोलेंगे नोट लिखो, या तो फिर ये, अब देखो ये नोट लिखने के लिए बोल रहे हैं RNAi पे, पर डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं. अब बोलोगे मैम ट्रांसजेनिक टोबैको, अरे टोबैको के अंदर क्या कॉज होता था? जल्दी बताओ. रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते थे. वो नोड्यूल के कारण क्या होता था? जो पेस्ट है ना, वो क्या कॉज करता था? उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी. तो अपन को ये नोड्यूल्स नहीं बनने देने, तो हमने क्या बोला कि हम जो पेस्ट लग रहा है उसको खत्म करेंगे. उसको किस टेक्निक से खत्म करेंगे? RNAi. इसका पेस्ट का जो RNA है वही वापस न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म में mRNA वेट कर रहा है ट्रांसलेट होने के लिए, वहां पे कोई सेंस एंटी सेंस वाला RNA आके कंबाइन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. ट्रांसलेशन नहीं होगा. ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा. प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो सेल मर जाएगा. सिंस एक सेल तो मरेगा नहीं,
लाइन से बहुत सारे सेल मरेंगे, जब बहुत सारे सेल मर गए तो वो पेस्ट भी कहाँ जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा। पर इसके लिए क्या किया हमने, इसी पेस्ट का जो वो पर्टिकुलर आरएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमने किसमें कट करवा के जो जीन है वो कहाँ पे डाल दिया, उस पर्टिकुलर प्लांट में। तो चलो पढ़ते हैं। RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो ये सेलुलर डिफेंस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्यों मैम, क्योंकि बहुत बार RNAi को पूछ लेंगे एक्सप्लेन the biotechnology or genetically modified technique where cellular defense is used। बस मतलब बेसिकली वो RNAi ही पूछ रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है इसको इसलिए अंडरलाइन करो क्योंकि इन्हीं टर्म के फॉर्म में भी क्वेश्चन फ्रेम करके आएगा। चलो अगला पढ़ते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ। अब साइलेंसिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि एक जो mRNA बोल रहा था मेरे को प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोला चुप बैठो तुम। किसने बोला चुप बैठो तुम, दूसरा आके इस पे अटैच हो गया, तो वो बेचारा एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, वो साइलेंट हो गया। क्यों साइलेंट हो गया, क्योंकि दूसरे आरएनए आके उसको क्या कर दी, उंगली कर दी, उंगली नहीं करी बाबा, इंटरफेयर कर दिया, ठीक है। तभी तो बोलते हैं RNAi, इंटरफेरेंस, ठीक है, of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that builds to prevent translation of the mRNA using agrobacterium vector nematode specific gene were introduced into the host plant। वही बताया, the introduction of DNA was such that it produced both, देखो अब इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, sense and anti, अब देखो sense and antisense RNA in a host cell। अब कैसे क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन फ्रेम करके बोलेंगे name the technique in which sense and antisense RNA used and its फुल मैकेनिज्म या मेथड। तो बेसिकली वापस वो तुमको RNAi ही पूछ रहे हैं, तो डायरेक्टली RNAi पूछ लिया, जो बहुत कम, बहुत ऐसे डायरेक्टली तो बहुत कम पूछते हैं। वो बोलते हैं सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म बताओ, वो बोलते हैं सेंस एंटीसेंस RNA वाली टेक्निक का नाम बताओ और उसके मैकेनिज्म बताओ, या बोलेंगे बताओ ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को कैसे रेजिस्टेंट बनाया जाता है, या फिर वो और तीसरा तरीका वो बोलेंगे बताओ कौन सी टेक्निक में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज किया जाता है। तो सारा का सारा आंसर कहां जाता है, तुम्हारे RNAi पर ही, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। These two RNA being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiated RNAi and thus silenced the specific mRNA of the nematode। nematode कौन, वही कीड़ा जो क्या कर रहा था, तुम्हारे प्लांट को खा जा रहा था, और खा जा रहा था और साथ में ट्यूमर फॉर्म कर रहा था और उसकी ग्रोथ को रोक रहा था। एज अ कॉन्सिक्वेंस द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग RNA। आई क्या बात समझ में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अभी तक उन्होंने बोला कि चलो ट्रांसजेनिक का यूज करके तुमने सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर ली, ये मैकेनिज्म सेंस एंटीसेंस यूज कर लिया, तो बेसिकली वो RNAi के बारे में पूछ रहे थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, उन्होंने बोला व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब बताओ मेरे को, बैक्टीरिया तो है पर वो ट्रांसजेनिक है। ट्रांसजेनिक मतलब क्या, मतलब उसमें कुछ जीन का मॉडिफिकेशन हुआ है। जीन का मॉडिफिकेशन मतलब वो GMO भी है। अब वो मतलब ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी तो हो सकता है। तो जीन का मॉडिफिकेशन वाला मतलब कि पक्का कोई उसका खुद का तो DNA पर किसी और का DNA आके इसमें डाल दिया है। बेसिकली क्या, जो तुम्हारा ई कोलाई है जिसमें तुम वेक्टर के साथ मतलब प्लाज्मिड के साथ फॉरेन DNA, वही एलियन DNA, जादू वाला नहीं है ना, एलियन DNA डाल देते हैं और इसके अंदर, तो इसको इस DNA को क्या इस बैक्टीरिया को क्या बोलोगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। वही तो पूछ रहे हैं। इलिस्ट्रेट यूजिंग एनी वन एग्जाम्पल। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कंटेन फॉरेन जीन, अब फॉरेन जीन बोलो, एलियन जीन बोलो, सब एक साथ है, या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो, ये भी चलेगा। दैट इज intentionally introduced into its genome। They are manipulated to express the desirable gene for the production of various commercially important products। जैसे कैसे हुआ, इंसुलिन तुमने पढ़ा था, याद आया। अच्छा इंसुलिन से ही याद अगर आ रहा हो तो जल्दी बताओ मुझे, इंसुलिन में इनएक्टिव फॉर्म में कितनी चेन्स होती है, नहीं याद आ रहा, जल्दी टेक्स्ट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 3 ABC, और एक्टिव फॉर्म में AB। अब बताओ कौन सी कंपनी ने उसमें से निकाल के ई कोलाई का वापस ही ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का यूज करके बनाया था,
या तुम्हारी एली लिली कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी, जिसने क्या किया, ह्यूमन का जो प्रो इंसुलिन है उसको लिया, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से एबीसी चेन जुड़ी थी उसको तोड़ा, उसके ए बी को जोड़ा और जोड़ के किस में डाल दिया, ई कोलाई में, बोला अब तू कल्चर करेगा इंसुलिन हमारे लिए। तो अब ये जो ई कोलाई है उसको क्या बोलोगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इतना आया समझ में, आगे पढ़ते हैं। An example of transgenic bacteria is E. coli। बोला था मैंने, अगर सपोज करो तुमको कुछ भी नहीं याद आ रहा, ठीक है, नहीं याद आ रहा एंड मोमेंट पे कि मैम अब क्या लिखे, तो चुपचाप लिख के क्या आओगे, ई कोलाई लिख के आओगे, ठीक है। इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई द 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर इंसर्टेड सो एज टू प्रोड्यूस द रिस्पेक्टिव ह्यूमन इंसुलिन चेन। याद करो, देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ट्रांसजेनिक तो पूछ रहे हैं, साथ में एक एग्जाम्पल से वो तुम्हें बेसिकली इंसुलिन बनता कैसे है जेनेटिकली ये भी पूछ रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन की वैल्यू जाएगी 3 मार्कर क्वेश्चन में, सेक्शन बी का क्वेश्चन चला जाएगा। अब तुम गलती कहां करते हो, तुम सिर्फ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में लिख के आओगे और एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिख के इंसुलिन आ जाओगे, यही तुम्हारे आधे से ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे। क्यों, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया पे है तुम्हारा 1 मार्क मार्किंग स्कीम में, और मेन आंसर चल रहा है 2 मार्क का, जो इलिस्ट्रेट विद यूजिंग एग्जांपल, मतलब वो चाहते हैं कि तुम इंसुलिन इन डिटेल एक्सप्लेन करो, या फिर अगर इंसुलिन नहीं कर रहे हो तो अगर कोई दूसरी टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो भी इन डिटेल एक्सप्लेन करो। तो इस केस में अगर तुमने ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन ढंग से नहीं बताया तो तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे। तो स्टार मार्क करो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो वापस वही चीज है, ह्यूमन जो प्रो इंसुलिन उसमें कितनी चेन रहती है, 3 चेन, कौन कौन सी, ए बी सी, सारी की सारी कैसे जुड़ी रहती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब एली लिली कंपनी ने क्या किया, इन्हीं ए और बी चेन को अलग अलग किया, ए चेन को बी चेन को दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के किसके अंदर रख दिया, ई कोलाई के अंदर डाल दिया और बोला प्रोड्यूस करो, वही तो लिखना है। हेंस आफ्टर द इंसर्शन ऑफ इंसुलिन जीन इनटू द बैक्टीरियम it become transgenic and start producing chain of human insulin. Later on, these chain are extracted from E. coli and combined to form human insulin. यही तो पूछ रहे हैं, तो याद रखो अपना आंसर क्या चूज कर रहे हो एग्जाम में लिखने के लिए, उस पर तुम्हारा मार्क्स बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, और कितने मार्क्स का है ये भी देख लिया करो। अगर यही चीज सपोज करो 2 मार्क्स में आ रही है, पहली बात तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में जाएगा नहीं, बस सपोज करो 2 मार्क या 1 मार्क में आ रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ तुमको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया लिखना है और इसका एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस यूजिंग ई कोलाई, बस इतना लिख के आना है। पर अगर सेम क्वेश्चन 3 मार्क में चला गया, इसका मतलब वो डिटेल एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, ठीक है। चलो, और इसी के साथ होता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला इस चैप्टर का खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पढ़ते रहना, मेन हमारे चैनल पे जाना, जो भी क्लासेस लेक्चर्स मिस हो गए होंगे रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो और बने रहो मेरे साथ, चैनल के साथ। टाटा बाय बाय नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है बॉस, तो स्टडी हार्ड।